प्योर पॉलिटिक्स क्या है जातिगत जनगणना की? देखिए, कांग्रेस के पास अपना मूल वोट बैंक नहीं बचा है। 2024 से पहले की स्थिति बात कर लेते हैं। देखिए, कांग्रेस के पास एक जमाने में बड़ा वोट बैंक हुआ था, दलित उसको वोट बैंक करते थे, मुस्लिम उसको वोट करते थे, सवर्ण जातियां करती थी उसको वोट, तो ये उसके मेन वोट हुआ करते थे। अब देखिए हुआ क्या कि जो ऊपरी जातियां, उच्च जातियां, सवर्ण जातियां कहिए उनको, जाति उच्च नीची क्या, सवर्ण जातियां हैं, वो चली गई बीजेपी की तरफ। ठीक है, उसके पीछे कई कारण है, हिंदुत्व का एजेंडा है, कई है, तो वो चले गए बीजेपी की तरफ। और जो पिछड़ी जातियां हैं, जो दलित हैं, ठीक है, जो पिछड़े और लोग हैं, वो मंडल आयोग की पॉलिटिक्स के बाद, मंडल बना मंडल 1990 के दशक के बाद वो क्षेत्रीय पार्टियों की, रीजनल पार्टियों की तरफ चले गए। जैसे कि यादव हो गया और बाकी ओबीसी हो गए, वो इसकी तरफ चले गए, समाजवादी पार्टी की तरफ, दलित मायावती की तरफ चले गए, इसी तरीके से लालू यादव की तरफ चले गए, मुस्लिम और वो क्या कहते हैं आपके क्या कहते हैं दलित चले गए, कुछ वो यादव चले गए। तो कांग्रेस के पास अपना वोट बैंक कुछ बचा ही नहीं, तो धीरे 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 उसका वोट बैंक कम होता है। आप देखिए 1990 में जब मंडल आयोग लागू हुआ था, उसके बाद से ही कांग्रेस का वोट बैंक घट रहा है। और हो क्या रहा है कि उसके वोट बैंक को दो तरफ से कम किया गया। एक तरफ जो ऊपरी जातियों का वोट बैंक है उसमें बीजेपी ने सेंधमारी की, बीजेपी उसको लेके उड़ गई। और जो निचली जातियों का, दलितों का, पिछड़ों का वोट बैंक है उसमें क्षेत्रीय पार्टियों ने सेंधमारी की, वो लेके उड़ गई। तो कांग्रेस के पास कहीं भी अपना मूल वोट बैंक नहीं बचा। और कोई भी बड़ी पार्टी हो उसके पास अपना मूल वोट बैंक होना जरूरी है। हालांकि कांग्रेस को फिर भी 20% वोट मिलता है, लेकिन वो है कि वो अलग अलग जगह पर वो स्टेट में मजबूत बनी हुई है, जहां पे समाज के कई धड़े उसको वोट करते हैं, प्लस उसको मुस्लिम का भी वोट मिलता है, खासकर लोकसभा चुनाव में, ये भी एक वजह है। ठीक है, तो कांग्रेस के पास अपना कोई वोट बैंक और बचा नहीं था अब तक। अब वो अपनी, राहुल गांधी ने बीड़ा उठाया कि मुझे कांग्रेस को फिर से मतलब ऊपर लेके जाना है, मजबूत करना है। तो कैसे करोगे? आपके पास कोई कोर वोट बैंक तो पड़ा नहीं। देखिए पॉलिटिक्स ऐसे होती है कि आपके पास एक कोर वोट बैंक होता है, उसके ऊपर आप बढ़ाते जाते हैं। उससे क्या होता है कि आप इधर से कुछ ले आइए, इधर से कुछ ले आइए, तो वो जो पूरा वोट बैंक है वो बढ़ जाता है। जैसे बीजेपी है, बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है वो सवर्ण जातियों का है, उसके ऊपर से वो ओबीसी वोट बैंक ले आती है, दलित ले आती है, कुछ 5-10% मुस्लिम भी ले आती है। तो उससे क्या होता है कि जो उसका वोट बैंक है वो काफी ऊपर हो जाता है। केवल कोर वोट बैंक पे वो जीत नहीं सकती, लेकिन कोर वोट बैंक उसको स्थिरता प्रदान करता है और उसमें वो कुछ वोट बैंक जोड़ करके वो एक बड़ा हिस्सा बन जाता है वोट बैंक का। लेकिन कांग्रेस के पास अपना कोई कोर वोट बैंक तो रहा नहीं था। तो ये जातिगत जनगणना का जो मुद्दा उठाया है उसने, ये उसका है कि वो फिर से एक कोर वोट बैंक को अपना बनाना चाहती है, जिस पे बिल्ड करके वो जगह जगह पे मजबूत हो सके और बीजेपी को चुनौती दे सके। अब इस कोर वोट बैंक का जातिगत जनगणना का क्या अंतर है? देखिए, जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है, वो देश के एकमात्र, मतलब कुछ चुनिंदा ऐसे नेताओं में हैं जिन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा, मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार, इसके खिलाफ आवाज उठाई है और देश में फैलती नफरत के बीच मोहब्बत की बात की है। तो जो देश का मुसलमान है ना, वो एक तरीके से आप मान लीजिए कि इस समय वो राहुल गांधी का मंत्रमुग्ध है। और इसलिए नहीं है, देखिए ये कोई वोट बैंक नहीं है जो आप वोट बैंक कहते हैं। पॉलिटिक्स में वोट बैंक तो सब तरह के होते हैं, बीजेपी का भी अपना वोट बैंक है समर जातियों का। तो ऐसा इनको, मुसलमानों को इस वजह से गलत नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। लोकतंत्र में उन्हें पूरा हक है कि वो किसको वोट देंगे और एक मुश्त दें या न दें, पूरा हक है उनका। वो अपने हितों को देखते हुए एक मुश्त दें, बंटवारा करके दें, इसको दें उसको दें, वो उनका हक है। इस चीज के लिए उन पर सवाल नहीं उठ सकता कि वो एक मुश्त होकर किसी पार्टी को वोट देते हैं, क्योंकि कई जातियां हैं जो इस तरीके से वोट देती है। इस देश में अगर सबसे बड़ा कोई वोट बैंक है तो वो सवर्ण जातियों का है, जो हमेशा बीजेपी को वोट देती हैं। क्या हम उसको उसी तरीके से देखते हैं जिस तरीके से मुस्लिमों को देखते हैं? तो हम थोड़ा भटक गए इस पे। तो हम कह रहे थे कि जो मुस्लिम है वो इस समय पूरी तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस के पीछे खड़ा है। तो एक वोट बैंक वो हो गया। अब क्या है कि जातिगत जनगणना के जरिए कांग्रेस पिछड़ों में
और दलितों में अपनी पकड़ बना रही है। देखिए, एक तो जातिगत जनगणना के साथ कांग्रेस ने आरक्षण का भी मुद्दा जोड़ा हुआ है कि जिसकी जितनी आबादी होगी उसको इसके हिसाब से हिस्सेदारी दी जाएगी। तो इससे क्या है कि जो दलितों का रिजर्वेशन है वो बढ़ेगा। इसी के साथ उसने फिर बीजेपी पर आरोप लगा दिया कि आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, जो लोकसभा चुनाव के समय लगाए थे, संविधान को खनना चाहते हैं। तो इन सारे मुद्दों को जोड़ के वो पिछड़ों को, दलितों को अपनी तरफ करना चाहती है। और वो ऐसे समय पे ये कर रही है जब देश में दलित राजनीति की सबसे बड़ी मतलब पुरोधा, सबसे बड़ी नायक जो है मायावती, वो ढलान पर हैं, वो चुनाव भी नहीं लड़ती हैं असली तरीके से। मतलब ये कहा जाता है कि वो बीजेपी के कहे अनुसार चलती हैं। तो ऐसे समय पे आपके कांग्रेस अपना दलित वोट बैंक पे अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए जातिगत जनगणना, आरक्षण जैसे मुद्दे उठा रही है। तो इससे होगा कि कांग्रेस के पास एक कोर वोट बैंक तैयार हो जाएगा। कौन सा? मुस्लिम प्लस दलित, मुस्लिम प्लस दलित प्लस कुछ पिछड़ा। तो ये जो वोट बैंक है ये 30% 40% के आसपास हो गया, 30 से 40% के बीच में हो गया। एक मुश्त पड़ता है, तब की कह रहा हूं मैं। अभी दलित वोट उस तरीके से नहीं पड़ रहा कांग्रेस को, कुछ कुछ पड़ रहा है। तो कांग्रेस की जो रणनीति है वो हमारा यही मानना है, देखिए ये मेरा मानना है, मैं अपना निष्कर्ष बता रहा हूं, ठीक है, कि वो उसकी जो रणनीति है वो अपना एक कोर वोट बैंक खड़ी करने की है। क्योंकि सेंट्रल लेवल पर देखिए, स्टेट के लेवल पर तो कई पार्टियां ऐसी हैं, क्षेत्रीय पार्टियां होती ही जाति आधारित हैं, लेकिन कांग्रेस नेशनल लेवल पर स्टेट कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करना चाहती है। इससे क्या है, उसको मुस्लिमों के साथ साथ दलितों का, कुछ ओबीसी का समर्थन मिलेगा, तो उसके पास एक कोर वोट बैंक खड़ा हो जाएगा। और इसका प्लस पॉइंट क्या है कि ये जो है ये हिंदुत्व की राजनीति का मुकाबला करने में अहम हो सकता है। देखिए, हिंदुत्व की जो राजनीति है वो देखिए उसकी जो शुरुआत हुई थी, उसको जो चरम था वो राम मंदिर आंदोलन था 1980 के दशक के आखिर में और उस 1990 के दशक में, ठीक है, सबसे अहम दौर था वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का। लेकिन आप देखेंगे कि उस समय पे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, कई राज्यों में ऐसी पार्टियां जीती जो जाति आधारित पॉलिटिक्स करती हैं। तो जिस समय हिंदुत्व की पॉलिटिक्स चरम पर थी, राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पे था, उस समय जाति आधारित पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां क्यों जीत रही थी? उसका कारण था, इस पॉलिटिक्स को नाम दिया जाता है मंडल बनाम कमंडल। और इसके पीछे एक कारण था। क्या कारण था? कारण यह था कि हिंदुत्व की पॉलिटिक्स की जो काट है वो जाति में छिपी हुई है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपनी पॉलिटिक्स में लिखा है कि जो हिंदू धर्म है ये एक्चुअल में कलेक्शन ऑफ कास्ट मतलब जातियों का गुट है एक। ये अपने आप में कोई घुला मिला हुआ धर्म नहीं है। तो जाति अहम है, जाति है कि जाति नहीं, जो हमने कहा था जाति अहम है। तो जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स क्या है कि सारी जातियों को एक करने की, अपने राजनीतिक फायदे के लिए, कोई ऐसा नहीं है, राजनीतिक तौर पे एक करने के लिए उनकी पॉलिटिक्स है कि हम ऊपर से, ठीक है, हिंदुत्व की बात करके जो हिंदू धर्म की जो जातियां हैं उनको एक करें। और दूसरा, ठीक है, लेकिन अंदर जो पहले से जो जाति व्यवस्था है वो चलती रहती है। अब बीजेपी को ले लीजिए, ऐसा नहीं कि वो केवल हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती है, हिंदुत्व के साथ साथ वो जाति की पॉलिटिक्स भी करती है। इसलिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरी कैबिनेट में इतने ओबीसी हैं। इसलिए योगी पे सवाल उठाए जाते हैं कि हमें 2027 के लिए ओबीसी चेहरे की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस और भी समाजवादी पार्टी ने ओबीसी में सेंधमार कर दी इस बार, इसलिए योगी पे हटाने का दबाव है। तो इसलिए बार बार जाति को देखते हुए वो टिकटें बांटी जाती हैं। तो जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है वो हिंदुत्व मंडल प्लस कमंडल है। उसने व्यापक कर दिया है अपनी कमंडल की पॉलिटिक्स को, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को, उसमें जातियां भी समाज कर ली हैं। लेकिन जो कास्ट पॉलिटिक्स है वो हिंदुत्व की काट होती है। और इसी काट के लिए कांग्रेस जो है वो जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रही है। 1990 के दशक में जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था, तब भी इसी जाति की राजनीति ने हिंदुत्व की राजनीति का काट किया था। बीजेपी
जीती, बीजेपी कई जगह हार गई थी, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में मुलायम सिंह जीते थे, मायावती जीतती रही हैं तब से, ठीक है, बीजेपी रही नहीं वहां सत्ता में, कुछ दिन के लिए रही केवल। तो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स की काट के लिए भी कांग्रेस जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रही है, और इसका सबसे अहम उदाहरण हमें अभी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। देखिए, जैसे हमने कहा कि बीजेपी की पॉलिटिक्स केवल हिंदुत्व की नहीं है, वो केवल दिखाने के लिए की जाती है। बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है हिंदुत्व के साथ साथ जातिगत पॉलिटिक्स भी है, कुछ बुरा नहीं है, हम उसमें हम कुछ बुरा नहीं कह रहे, जाति आधारित पॉलिटिक्स करना कोई बुरा नहीं होता, जब तक कि आप किसी और जाति के खिलाफ नफरत नहीं फैला रहे। अगर आप एक पिछड़ी हुई जाति को उभारने की बात करें, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो जो कांग्रेस की, बीजेपी की पॉलिटिक्स है वो हिंदुत्व के साथ साथ जाति की भी है। तो वो दलितों से वोट आ रहा था उसको, ओबीसी उसका सबसे बड़ा वोट बैंक है, उनसे वोट आ रहा था उसको। तो इस बार उत्तर प्रदेश में क्या हुआ कि जो ओबीसी कुछ वोट बैंक है, पिछड़ा ओबीसी खासकर, और जो दलित वोट बैंक है वो इंडिया अलायंस की तरफ शिफ्ट हो गया, और थोड़ा सा हुआ, ज्यादा नहीं। और इस शिफ्ट होने की वजह से आप देख लीजिए कि इंडिया अलायंस 43 सीटें जीत गया उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जब मोदी प्लस योगी का डबल इंजन था। और जो आपकी बीजेपी है वो दूसरे नंबर की पार्टी बन के रह गई। कहां वो 70 से ऊपर सीटें जीतने का दावा कर रही थी, कहां कह रहे थे 80 में से 80 आएंगी, और सीटें आई उसकी 33। क्यों आई? क्योंकि जो दलित और ओबीसी वोट बैंक था वो इसकी तरफ शिफ्ट हो गया, इंडिया अलायंस की तरफ, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी थे। तो इससे हमको हिंट मिलती है कि क्यों कांग्रेस जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रही है, क्योंकि जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स की काट है वो जातिगत जनगणना में, जाति में छिपी हुई है। तो जो कांग्रेस है, जो राहुल गांधी हैं, वो जातियों का, जो पिछड़ी जातियों का, दलितों का हितैषी बनकर, ठीक है, उनका मसीहा बनकर, उनको अपनी तरफ करके जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है समाज को हिंदुत्व वाली, उसको काटने के वो है। जो हिंदुत्व प्लस मतलब मंडल प्लस कमंडल की है, हिंदुत्व प्लस जाति वाली जो पॉलिटिक्स है उसमें से जाति को अपनी तरफ करने की है, क्योंकि वो वोट गया। तो देखिए, जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है ना, उसके जो मेन प्लेयर हैं, देखिए अपर कास्ट जो पहले से बीजेपी का वोट बैंक है, प्लस कुछ अपर ओबीसी होते हैं। इसके अलावा हिंदुत्व की पॉलिटिक्स ज्यादा फैलती नहीं है। हमें परसेप्शन में ऐसा लगता है, हमें टीवी डिबेट की वजह से ऐसा लगता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है कि हिंदुत्व का बहुत व्यापक चेहरा है। दलितों में भी वही हिंदू की भावना है। दलितों को अपनी तरफ करने के लिए बीजेपी कई चीजें करती थी, टिकट बंटवारे से लेके राशन की सुविधाएं, जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं वो पिछड़े तबकों को, दलित तबकों को, गरीब तबकों को ज्यादा फायदा पहुंचाती हैं। जो लाभार्थी का वोट बैंक है, जो पूरा लाभार्थी का वोट बैंक है, वो उसके जरिए बीजेपी पिछड़ी जातियों को, दलितों को अपनी तरफ आकर्षित करती थी। हिंदुत्व उसका एक मेन कारण नहीं था दलितों के बीजेपी की तरफ आकर्षित होने का। और उन्हीं दलितों को अब जातिगत जनगणना, दलित और ओबीसी को बीजेपी जातिगत जनगणना, आरक्षण, संविधान, ऐसे मुद्दों की तरफ अपनी तरफ करने को है कांग्रेस और इंडिया अलायंस। तो ये भी इसका एक बड़ा वो है, पॉइंट है कि क्यों कांग्रेस जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रही है हिंदुत्व की राजनीति के मुकाबले के लिए। वो 14 पॉइंट, देखिए जिस तरीके की पॉलिटिक्स अभी राहुल गांधी कर रहे हैं, न्याय की पॉलिटिक्स की, ठीक है, मोहब्बत की दुकान चलाने की, तो उस पॉलिटिक्स के हिसाब से में ये फिट बैठती है, क्योंकि पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ सदियों से अत्याचार हुआ है और अब भी उनकी कोई स्थिति अच्छी नहीं है। अब भी वो अंतिम लाइन पर पड़े हैं, अब भी उन तक हर योजना सबसे बाद में पहुंचती है, अब भी उनके बच्चे कम शिक्षा में जाते हैं, अब भी उनके पास दैनिक खर्चों के लिए पैसे नहीं होते, अब भी वो सबसे गरीब हैं, अब भी उनकी स्थिति दयनीय है। तो जो राहुल गांधी की पूरी पॉलिटिक्स है, न्याय की पॉलिटिक्स, जो पूरी उनकी पॉलिटिक्स है, मोहब्बत की दुकान की पॉलिटिक्स, देश में समानता की पॉलिटिक्स, तो उसमें जो जातिगत जनगणना का मुद्दा ये फिट बैठता है, बल्कि उसके जरिए वो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो कांग्रेस के ये मुद्दा उठाने की एक वजह ये भी है